हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यानी कि रासायनिक तुल्यांक का नियम। तो इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए A प्लस बी चेंज इनटू C प्लस डी। ये एक रिएक्शन है और इसमें A का x ग्राम B के y ग्राम से कंप्लीट रिएक्शन करता है। मान लीजिए C का P ग्राम और D का Q ग्राम जो है वो बनता है। राइट, माइंड कीजिएगा कि ये वैल्यू जो है हमने ग्राम में लेट किया है। राइट, अब मान लीजिए A का जो इक्विवेलेंट वेट है वो EA है, इसी तरह से B का EB है और C का EC है और D का ED है। राइट, तो देखिए ये जो वैल्यू लिखी हमने, ये लिखा A के जो भी ग्राम में अमाउंट थे वो अपॉन A का इक्विवेलेंट वेट। इसी टाइप से यहां लिखा B की ग्राम में अमाउंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ऐसे ही यहां भी और यहां भी। तो अब एक चीज माइंड रखिएगा कि ये जो ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है इसको कहते हैं आप ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि ग्राम तुल्यांक। तो ये जो लिखे हुए हैं ये हैं ग्राम इक्विवेलेंट। राइट, क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि ग्राम तुल्यांक लिखे हुए हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए A के ग्राम तुल्यांक लिखे हैं, ये B के हैं और ये C के हैं और ये D के हैं। तो बच्चों अगर A और B कंप्लीट रिएक्शन कर रहे होंगे तो ये जो ग्राम तुल्यांक को जब सॉल्व करके आप कुछ निकालेंगे वैल्यू, तो देखिए वो वैल्यू चारों की बिल्कुल इक्वल आएगी। यानी कि अगर इसके लिए ये वैल्यू 5 है तो इसके लिए भी 5 होगी, इसके लिए भी 5 होगी, इसके लिए भी 5 होगी। राइट, तो यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वो सभी के इक्वल होते हैं। राइट, माइंड कीजिएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वो सभी के इक्वल होते हैं। यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। राइट, ध्यान रखेंगे। तो स्टेट करना हो इसे तो आप इजीली बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एनी रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल। राइट, तो ये है रासायनिक तुल्यांक यानी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अब बच्चों इससे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर रखना होगा। तो चलिए उन पॉइंट्स को समझते हैं क्या क्या हो सकते हैं। देखिए जैसे कि हमें ध्यान रखना होगा कि जो हम प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करेंगे, सिमिलरली प्रॉब्लम हमें मोल कॉन्सेप्ट में भी मिलती हैं। राइट, और फिर इसमें और मोल कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस इस बात का है कि मोल कॉन्सेप्ट में जो रिएक्शन होती है उसे कंप्लीटली बैलेंस होना चाहिए। राइट, जो आपकी रिएक्शन है उसे कंप्लीटली बैलेंस होना चाहिए। जैसे हम ये एक एग्जाम्पल रिएक्शन लेते हैं,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाए बनेगा H2O। अब आपसे कह दिया जाए कि हाइड्रोजन जो है वो इस रिएक्शन में 10 ग्राम लिया गया है, राइट। बताइए ऑक्सीजन कितना यूज होगा और वाटर कितना बनेगा। तो अगर आप इसे मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो आपको पहले इसे बैलेंस करना होगा ये। बट अगर इसे आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से सॉल्व करेंगे तो इसे बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप इसे इजीली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल इक्विवेलेंस के रूल से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डिफरेंस है। इन शॉर्ट क्या बताया हमने आपको कि मोल कॉन्सेप्ट में रिएक्शन को कंप्लीटली बैलेंस होना चाहिए, लेकिन केमिकल इक्विवेलेंस में रिएक्शन की बैलेंस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। तो दूसरी मेन बात क्या है, एक और पॉइंट आपको छोटा सा याद रखना है कि जैसे कोई कंपाउंड होता है, अब जैसे वाटर है H2O, राइट। तो ये किससे किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना है। अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर लिखें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर लिखें तो वो इक्वल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, राइट। यानी कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसके सेपरेटली एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट के टोटल के इक्वल होता है। समझ रहे हैं बात को। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर को हम इस रिएक्शन से कैलकुलेट करें, इससे कैलकुलेट करें तो इसका होगा 1, इसका होगा 8 और इसका होता है 9 H2O का, राइट। तो इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का टोटल करेंगे तो 1 + 8 यानी 9 हो जाएगा और यहां भी H2O का टोटल निकालेंगे तो आएगा 9, राइट। ये तो अलग अलग सेपरेटली हो गई। हम ऐसे ही इसमें देख लेते कि जैसे H2O लिखा है तो इस H2O का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 9 होता है और हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, राइट। इस तरह से 1 + 8 9, ये मैटर है। देखिए इसी तरह से जैसे हम एल्यूमिनियम सल्फेट को लें, एल्यूमिनियम सल्फेट को लें तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम 3+ एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2- के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ऐसे आप इस केस को याद रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो उसके कंपोनेंट के टोटल के इक्वल होता है, राइट। जैसे एल्युमिनियम का होता है 9 और सल्फेट का होता है 48, राइट। तो टोटल कितना हो जाएगा 48 + 9 57 और इसका भी होता है 57। आप इसका भी टोटल मॉलिक्यूलर वेट इसका टोटल कैलकुलेट करके इसके n फैक्टर का डिवाइडेशन करेंगे तो 57 ही आएगा, राइट। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्या है पॉइंट देखिएगा। जैसे मैग्नीशियम है, इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है तो बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए क्या है कि केमिकल इक्विवेलेंस के रूल से हम लिखें तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। बट एक चीज यहां पर और ध्यान देनी है आपको कि ये तो हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के रूल में समझ चुके हैं, यहां पर
अगर हम स्पेशली MgO के पास जाएं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास जाएं, तो इसमें जो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम होगी वही ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्साइड आयन भी हो जाएंगे, राइट। यानी कि जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के जो एलिमेंट हैं उनके भी ग्राम इक्विवेलेंस सेपरेटली इक्वल होंगे, राइट। अब वैसे तो देखा जाए यहां से तो हम बात तो यही दोबारा कर रहे हैं कि अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के अलग अलग ग्राम इक्विवेलेंस को लिखें तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यही पॉइंट हो जाएगा। बट जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो इन पॉइंट्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए हम बहुत क्लियर करके एक और एग्जांपल आपको समझा देते हैं। जैसे हमने लिखा एल्यूमिनियम और इसकी रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक एसिड से और बनाया एल्युमिनियम सल्फेट, ये एल्युमिनियम सल्फेट। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो मोस्टली एल्युमिनियम और एल्युमिनियम सल्फेट पर बेस्ड होगा, राइट। तो जो हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका भी होगा हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सल्फेट, राइट। यानी कि यहां पर जो एल्युमिनियम सल्फेट है इसमें एल्युमिनियम और सल्फेट आयन के अलग अलग ग्राम इक्विवेलेंस लिखे जाएं तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, राइट। और आप डायरेक्ट जो है इसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के रूल में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, इससे भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, राइट। तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, तो वीडियो को पॉज करते हैं और न्यूमेरिकल्स को लिखते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है 1.60 ग्राम मेटल डिजॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड टू कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट। On heating nitrate, 2 gram oxide was obtained. Calculate the equivalent weight of metal. तो समझिए बच्चों, कोई मेटल है M, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया गया, अब बनेगा मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट बनेगा। अब मेटल नाइट्रेट ऐसे ही लिख दीजिए आप, या कुछ फार्मूला टाइप में लिखना चाहते हैं तो लेट कर लीजिए कि मेटल M की वैलेंसी स्मॉल n है, तो आपके मेटल नाइट्रेट का फार्मूला हो जाएगा MnO3 का होल n। अब देखिए मेटल नाइट्रेट को हीट किया जाता है, लिखा है ऑन हीटिंग नाइट्रेट 2 ग्राम ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड। तो ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का जो फार्मूला आप लिखेंगे वो देखिए कॉमनली कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसी तरह से लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड। बट आप अगर फार्मूले के बेस्ड में लिखना चाहते हैं तो बहुत इजीली देखिए कैसे लिखेंगे, मेटल की वैलेंसी हमने n मानी है और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो हम इसका कॉमन फार्मूला क्या लिख सकते हैं M2O_N। तो मेटल ऑक्साइड लिख सकते हैं M2O_N, राइट। अब आपको क्या करना है, इनके अमाउंट जो गिवन है वो लिख दीजिए, 1.60 ग्राम मेटल एंड 2 ग्राम metal oxide was obtained. Calculate the equivalent weight of metal, यानी कि इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो लेट कर लीजिए, लेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज EM, right? Then from
लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, आप क्या लिखेंगे इसे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ M यानी मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड M2O(N), राइट। इसका मतलब कि मेटल की जो ग्राम में अमाउंट है उसे लिखिए अपॉन मेटल के इक्विवेलेंट वेट का डिवाइडेशन कर दीजिए। जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट करके कैलकुलेट किए जाएंगे। इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, तो ऑक्साइड 2 ग्राम है। अब ध्यान दीजिए कि इस मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो मेटल ऑक्साइड में आपको मेटल तो पता नहीं है कि आप डायरेक्ट लिख दें मेटल ऑक्साइड का, तो आपको क्या करना होगा कि मेटल ऑक्साइड की इक्विवेलेंट वेट के लिए मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट ये लिखना होगा। यानी मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट होगा मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो 1.60 अपॉन EM अपॉन 2 प्लस जो ऑक्साइड है इसका इक्विवेलेंट वेट देखिए क्या होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 और चार्ज है इस पर 2, यानी कि n फैक्टर कितना होगा 2, तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका 8 होगा, राइट। तो इस तरह से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपको इक्विवेलेंट वेट मिलेगा 32, राइट। तो अब हम सेकंड न्यूमेरिकल को समझते हैं। तो देखिए सेकंड न्यूमेरिकल है अ मेटल नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल सल्फेट, यानी कि कोई मेटल नाइट्रेट है जिसको मेटल सल्फेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। कितने ग्राम है नाइट्रेट 1 ग्राम एंड गिव्स 0.86 ग्राम सल्फेट। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो मेटल नाइट्रेट, मेटल की वैलेंसी को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करें तो फॉर्मूला होगा MnO3 का होल n, और मेटल सल्फेट को रिप्रेजेंट करेंगे M2SO4 का होल n। ये मेटल नाइट्रेट है 1 ग्राम एंड मेटल सल्फेट इज 0.86 ग्राम। देन आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट आप लेट कर लीजिए E है, तो तब क्या करेंगे आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएंगे और इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट, यानी कि मेटल नाइट्रेट के जो ग्राम है अपॉन जो मेटल नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट होगा। अब पॉइंट ये है कि मेटल नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो देखिए मेटल नाइट्रेट है ये, तो मेटल नाइट्रेट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो बनेगा मेटल का इक्विवेलेंट वेट अब प्लस नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट। अब मेटल का तो हमें कैलकुलेट ही करना है, जो नाइट्रेट का है वो कितना होगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा नाइट्रेट का, नाइट्रेट का जो भी आयन वेट है तो इसका आयन वेट निकालेंगे तो नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन 16 इंटू 3 तो आएगा 62 अपॉन n फैक्टर इसका कितना होगा 1, यानी कि इक्विवेलेंट वेट होगा नाइट्रेट का 62। तो हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट के प्लेस पर लिख सकते हैं E प्लस
62 एंड इसी तरह से इसके लिए होगा ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट। अब देखिए मेटल सल्फेट का क्या होगा, M2SO4 का होल एन, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो बनेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। यहां ये ध्यान रखेंगे कि M2 है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, M चाहे 2 हो चाहे 3 हो, जैसे सल्फेट है यहाँ N है तो N का मतलब 1 2 3 4 5 कितने भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सीधे केवल मेटल से मतलब है और हमें केवल सल्फेट से मतलब है, वो कितने हैं इस बात से हमें मतलब नहीं है। तो क्या होगा देखिए सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट, इसके लिए हमें सल्फेट का जो भी आयन वेट है वो लिखना होगा, तो सल्फर होता है 32 और ऑक्सीजन का होगा 16 इंटू 4, टोटल करेंगे इसका 96 आएगा, ये 64 और ये 32, टोटल करेंगे तो आएगा 96 और इसका n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर होगा इसका 2, यानी कि इक्विवेलेंट वेट होगा 48। तो हम मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे Em प्लस 48, राइट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा आएगा 38, राइट। इसे सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मिलेगा 38। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। आप इसी तरह के और न्यूमेरिकल को सेलेक्ट करके सॉल्व कीजिए और एग्जाम में अच्छे से नंबर को अचीव कीजिए, राइट। बस इसी के साथ आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं और हमारे लेक्चर को देखने के लिए आपको थैंक्स अ लॉट।